इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन, जिसमें पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इसका काम होता है रूल्स को बनाने का। फिर एग्जीक्यूटिव, जिसमें सरकार आती है, ये रूल्स को इंप्लीमेंट करवाती है और उन्हें एग्जीक्यूट करवाती है। तीसरे में जुडिशरी, जिसमें हमारे कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है पहले 2 पिलर्स को चेक में रखना और लॉज के यूज और मिस यूज को इंटरप्रेट करना। और चौथे में मीडिया या प्रेस, जिसमें न्यूज चैनल्स या फिर मेरे जैसे लोग आ जाते हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम कर रहे हैं। अब हमारी वेब सीरीज का नाम है डेमोक्रेसी 2024 और अगर इसमें हमने डेमोक्रेसी को ही कंपेयर नहीं किया तो ये तो अधूरी रह जाएगी। आज के वीडियो में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कांग्रेस के 10 साल वर्सेस बीजेपी के 10 साल, और हम देखेंगे दोनों सरकारों के टेन्योर में देश में डेमोक्रेसी का माहौल कब ज्यादा था, यानी अगर आप इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो डेमोक्रेसी कब ज्यादा खतरे में थी, कांग्रेस के टाइम पे या बीजेपी के टाइम पे। और इस वीडियो की डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक और हम देखेंगे कि सीबीआई और ईडी के कामकाज करने के तरीके में सरकार की इंटरफेरेंस कब ज्यादा थी। दूसरे में हम कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन लॉज का ज्यादा मिसयूज कब हुआ था डेमोक्रेसी के नाम पे। और तीसरे और फाइनल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मीडिया मैनेजमेंट के बारे में और देखेंगे कि दोनों पार्टीज में से किस पार्टी ने ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की मीडिया को, या फिर मीडिया पे अटैक कब ज्यादा हुए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आपके कुछ बायस हैं, आप प्लीज उसे इस वीडियो के लिए साइड में रखें और इस वीडियो को बिल्कुल एक न्यूट्रल तरीके से देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटली फैक्चुअल है और डेटा बैक्ड है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस वीडियो आपको ये रियलाइज हो जाएगा किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और फैक्ट्स और प्रोपेगेंडा में कितना ज्यादा फर्क होता है। बीजेपी आजकल रूलिंग पार्टी है और आप ये सुनते ही होंगे कि ऑपोजिशन के लीडर्स बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि सरकार की प्रोबिंग एजेंसीज जैसे कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं और बीजेपी इन्हें कंट्रोल करती है। पिछले साल 2023 में न्यूज 18 के एक इवेंट राइजिंग इंडिया में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से सेम सवाल पूछा गया, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने बोला कि हम इन एजेंसीज को कंट्रोल नहीं करते, ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टेड ये एजेंसीज हमें हरास करती थी जब हम ऑपोजिशन में थे। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप करने की लिए मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगली आपके खिलाफ आती है, ध्यान रखना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया सोराबुद्दीन गैंगस्टर के एनकाउंटर का और ये बोला कि सीबीआई उन्हें प्रेशराइज करती थी कि वो पीएम मोदी का नाम ले। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मिली अरेस्ट। सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। अब मैं अपने वीडियोस में ज्यादातर ये डिस्कस नहीं करता कि ऑपोजिशन के लीडर्स एक दूसरे को क्या बोला, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि ऑपोजिशन के लीडर्स एक दूसरे को ब्लेम ही करेंगे। सो इस पूरी सिचुएशन का सच जानने के लिए हम कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर रंजीत सिन्हा, बल्कि मुझे लेट रंजीत सिन्हा बोलना चाहिए क्योंकि ये अभी इस दुनिया में नहीं है। और ये इनके खुद के वर्ड्स हैं। इन्होंने ये कहा था कि देवर पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस और यूपीए बहुत खुश होती अगर अमित शाह को इस एनकाउंटर के केस में चार्ज किया जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था अमित शाह को चार्ज करने के लिए। फिर बाद में हाईकोर्ट ने भी अमित शाह को बेल ग्रांट की, क्योंकि हाईकोर्ट को भी कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं मिला इस केस में अमित शाह के अगेंस्ट। राजकीय द्वेष से प्रेरित मुझ पर एक केस दायर किया गया था और न्याय की अदालत में भी ये सिद्ध हो जाएगा कि राजकीय द्वेष से प्रेरित एक केस था। यहाँ पे हम जिस केस की बात कर रहे हैं 2005 में गुजरात में होने वाला एनकाउंटर का केस था, जिसमें गैंगस्टर सोराबुद्दीन इन्वॉल्व था। सीबीआई के हिसाब से ये एनकाउंटर फेक था और इसमें अमित शाह भी इन्वॉल्व थे। बाद में अमित शाह को अरेस्ट किया गया 2010 में, 3 महीने तक उन्हें जेल हुई और फिर उन्हें एग्जाइल किया गया कि 2010 से 2012 के बीच में वो गुजरात में एंट्री नहीं कर सकते। ये पूरा मामला 2014 के इलेक्शन तक भी एक्टिव था और दिसंबर 2014 में जाके अमित शाह को क्लीन चिट मिली। इससे ठीक 1 साल पहले 2004 में एक और एनकाउंटर का केस सामने आता है, जिसका नाम था इशरत जहान एनकाउंटर केस। इसके ऊपर भी एलिगेशन लगे कि ये एक फेक एनकाउंटर था
और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कुछ ऑफिसर्स का नाम सामने आया। जिन ऑफिसर्स का नाम आया उनमें से एक का नाम है राजेंद्र कुमार और उन्होंने ये कहा था कि सरकार सीबीआई के साथ मिलकर उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर मान लें और इसमें पीएम मोदी और अमित शाह का नाम ले लें। राजेंद्र कुमार ने यह भी बोला कि उस टाइम गुजरात कांग्रेस के एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे जो इस पूरे केस को कॉन्स्पायर कर रहे थे और उनके रेवलेशन में यह भी सामने आया कि ये कांग्रेस के मिनिस्टर 2004 से 2014 के बीच में बहुत पावरफुल थे और ये सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर रहे थे इस पूरे केस में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। यानी उनके हिसाब से यूपीए सरकार सीबीआई के साथ मिलकर इन दोनों एनकाउंटर केसेस इशरत जहां और शराबुद्दीन को यूज कर रही थी अपने ऑपोजिशन को दबाने के लिए, क्योंकि उस वक्त गुजरात में मोदी और शाह का स्टैचर बहुत बढ़ रहा था और वो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसमें एक और केस सामने आता है जब गुजरात कैडर की आईपीएस ऑफिसर गीता जौहरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती हैं कि सीबीआई उन्हें प्रेशराइज कर रही थी कि वो शराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह का नाम ले ले और उन्हें इम्प्लीकेट करे। ये वो टाइम था जब यूपीए 2 के टाइम पे बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए और सीबीआई के ऊपर ये भी एलिगेशन लग रहा था कि वो इन सारे केसेस को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे और कांग्रेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक केस सामने आता है जब प्रदीप बैजल, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, वो एक एलिगेशन लगाते हैं अपनी बुक में जिसका नाम था ब्यूरोक्रेट फाइट्स बैक, जिसमें वो लिखते हैं कि सीबीआई उनको प्रेशराइज कर रही थी कि अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम 2G स्कैम में ना आए तो वो रतन टाटा का और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर अरुण शौरी का नाम ले लें। प्रदीप बैजल ने अपनी बुक में यह भी लिखा है कि उस वक्त यूपीए सरकार ने सीबीआई को बहुत सारी पावर्स दे रखी थी कि वो जैसा चाहे अपने अपोनेंट्स के साथ डील कर ले। उसके बाद 2014 में अरुण जेटली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखते हैं और उन्हें यह बोलते हैं कि सीबीआई अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है और वो फॉल्स एलिगेशंस लगा के बीजेपी के मिनिस्टर्स को इम्प्लीकेट कर रही है, जिसमें अमित शाह तो थे ही लेकिन बीजेपी के और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। सो ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स देख के ऐसा लगता है कि जब बीजेपी रूलिंग पार्टी है ऑपोजिशन बीजेपी को ब्लेम करते हैं, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो वो सेम एलिगेशन लगाते थे कि यूपीए के साथ मिलकर सीबीआई उन्हें प्रेशराइज कर रही है। सो अब अगर आप कुछ नंबर्स पे भी ध्यान दें, सो कांग्रेस के टाइम में 2004 से 2013 के बीच में कुल मिला के 72 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सीबीआई रेड्स हुई, जिसमें से 60% ऑपोजिशन के लीडर्स थे और 40% कांग्रेस के खुद के लीडर्स थे। वहीं बीजेपी के टेन्योर में 2014 से 2022 के बीच में कुल मिला के 124 पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी, जिसमें सिर्फ 5% बीजेपी के लीडर्स थे और बाकी 95% ऑपोजिशन के लीडर्स थे, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी वगैरह वगैरह। सो ये नंबर्स देख के तो साफ साफ दिख ही रहा है कि सीबीआई की रेड्स बीजेपी के टाइम पे बढ़ी हैं। कांग्रेस में 40% कांग्रेस के खुद के लीडर्स के ऊपर थी, बीजेपी में सिर्फ 5% है। तो इसको देखने के दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक तो ये कि बीजेपी के टाइम पे ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ज्यादा अटैक हुए और दूसरा ये कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस के मिनिस्टर्स इसलिए ज्यादा थे क्योंकि उस वक्त बहुत सारे स्कैम्स हुए थे और एलिजिडली कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स उन स्कैम्स में इन्वॉल्व थे। सो यहाँ पे अगर आप इन सीबीआई रेड्स की टाइमिंग पे ध्यान दें तो आपको एक ट्रेंड सा दिखेगा। 2013 में जब डीएमके ने यूपीए के साथ अपना अलायंस तोड़ा तो ठीक 2 दिन के बाद डीएमके के लीडर एमके स्टालिन के घर पे सीबीआई की रेड पड़ती है लग्जरी कार्स के इंपोर्ट के केस में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन सीबीआई को 1 महीने पहले ही दे दी गई थी, लेकिन रेड पड़ती है जब डीएमके कांग्रेस के साथ अपनी अलायंस तोड़ती है। 2003 में सीबीआई एक केस फाइल करती है मायावती के अगेंस्ट ताज कॉरिडोर स्कैम में, लेकिन 2003 से 2007 के बीच में जब बीएसपी यूपीए के साथ अलायंस बनाती है तो सीबीआई इस केस में अपना क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर देती है। लेकिन मजाक की बात यह है कि 2008 में जब यूपी और बीएसपी का अलायंस टूटता है तो ठीक 1 महीने के बाद सीबीआई एक और केस फाइल करती है मायावती के ऊपर और इस बार वो केस था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यह कहा था कि सीबीआई ने अपना मैंडेट क्रॉस कर दिया है और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने ना तो स्टेट की परमिशन ली ना कोर्ट की परमिशन ली। ये सेम डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस पे मुलायम सिंह यादव जी से भी पूछताछ हुई 2007 में और 2008 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के साइन होने के बाद सीपीआईएम पार्टी ने यह थ्रेटन किया था कि वो यूपी के साथ अपना अलायंस तोड़ देंगे। ये वो टाइम था जब मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ने यूपीआई को अपना सपोर्ट दिया था और सपोर्ट देने के बाद सीबीआई की इंक्वायरी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है आम आदमी पार्टी को लेकर। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ती है और उसके बाद गुजरात इलेक्शन के टाइम पे
मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड पड़ती है और उनका कनेक्शन जोड़ा जाता है लिक्विड पॉलिसी के साथ। बीजेपी के ऊपर एक और एलिगेशन लगता है हेमंता बिस्वा शर्मा के केस में, जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी चिट फंड स्कैम केस में, और जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की इस केस की इन्वेस्टिगेशन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इस सेम न्यूज 18 के इंटरव्यू में अमित शाह ने भी ये कहा था और बीजेपी के बाकी लीडर्स भी ये कहते हैं कि हमारी पार्टीज की चाहे एफिलिएशंस होती रहे बाकी लोगों के साथ, अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो चलते रहता है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करते। सो अगर हमें इसे कंपेयर करना है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि सीबीआई अपना काम कर रही है, वो अपने प्रोसेस और अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अपना ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं और उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसे देखना है कि सरकार का इंटरफेरेंस है, तो आपने देख ही लिया कि कांग्रेस के टाइम में भी था और बीजेपी के टाइम में भी है। यहां पे हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं ईडी का, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और ये ज्यादातर पैसे से जुड़े हुए केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस वगैरह वगैरह। और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बाय एंड लार्ज दो एक्ट्स को एनफोर्स करना, जिनका नाम है फीमा और पीएमएलए। कांग्रेस के मिनिस्टर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को ब्लेम करते हुए ये कहा था कि वो ईडी का मिसयूज करते हैं और ऑपोजिशन के लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। सो यहाँ पे हम एक नंबर कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि ईडी की फंक्शनिंग कैसे हो रही थी बीजेपी और कांग्रेस के टाइम में। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पीएमएलए की, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कांग्रेस के 10 सालों में 2004 से 2013 के बीच में टोटल ईडी रेड्स का नंबर है 112 और तकरीबन 5000 करोड़ का क्राइम रिपोर्ट हुआ। बीजेपी का ये डेटा 8 साल का है, 2014 से 2022 के बीच में। तो आप देख सकते हैं जितनी रेड्स पड़ी वो 3000 से ऊपर और क्राइम रिपोर्टेड तकरीबन 1 लाख करोड़। वहीं अगर हम फीमा की बात करें, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कांग्रेस के 10 सालों में टोटल ईडी की रेड्स का नंबर है 571 और जितनी वायलेशंस रिपोर्ट की गई उसका नंबर है तकरीबन 8500 और तकरीबन 14 करोड़ की एसेट सीज हुई हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। बीजेपी का डेटा 8 साल का है और आप देख सकते हैं कि ईडी के टोटल रेट्स का काउंट है 996 और जितनी वायलेशंस रिपोर्ट की गई वो तकरीबन 22,000, तकरीबन 7,000 करोड़ के एसेट्स सीज किए गए। ये डिटेल्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में शेयर की थी। सो चाहे हम सीबीआई की बात करें या हम ईडी की बात करें, नंबर्स देख के तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये रेड्स बीजेपी के टाइम पे ज्यादा हुई हैं इन कंपैरिजन टू कांग्रेस। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे रिपीटेटिव साउंड करूंगा, लेकिन इसको देखने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि ये दोनों एजेंसीज बीजेपी के टाइम पे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही थी, ज्यादा रेड्स हुई और इसलिए ज्यादा क्राइम भी रिपोर्ट हुआ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि बीजेपी के टाइम पे इन एजेंसीज का ज्यादा मिसयूज हुआ। इन दोनों में से कौन सा रीजन हो सकता है ये तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी साइड के लोग, या तो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स या फिर यूट्यूब पे जो लोग अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, वो आपको सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी बता रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं और आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। देश के पार्लियामेंट में लॉज पास होते हैं और लॉज पास होने के बाद या तो देश में उनका यूज होता है या उनका मिसयूज होता है। जब उनका मिसयूज होना शुरू हो जाता है तो उनको बोल दिया जाता है ड्रैकोनियन लॉज, जहां पे जुडिशरी बीच में आ जाती है और ये केस सालों साल चलते रहते हैं। अब कौन कौन से एक्ट्स या लॉज का मिसयूज होता है, इसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो की डिस्कशन के लिए सिर्फ 2 लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएपीए के बारे में, जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको एंटी टेरर लॉ भी बोला जाता है, यानी इस लॉ में टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को मॉनिटर या गवर्न किया जाता है। यूएपीए से पहले टाटा और पोटा प्राइमरीली डील करती थी टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड केसेस को। मनमोहन सिंह सरकार अपने टेन्योर में पोटा को रिपील करती है और उसके कुछ प्रोविजंस को ऐड कर देती है यूएपीए में, जब वो यूएपीए को इंट्रोड्यूस करती है। वो अपने 10 साल के टेन्योर में 3 बार इसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जैसा कि हमने फॉरेन पॉलिसी की वीडियो में डिस्कस किया था, हर सरकार पिछली सरकार के पॉलिसीज को आगे कंटिन्यू करती है। सो बीजेपी ने भी इसे कंटिन्यू किया, लेकिन बीजेपी ने इसमें एक और अमेंडमेंट किया 2019 में और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। यानी यूपीए के टाइम पे जहां सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही आप लेबल कर सकते थे टेररिस्ट के कैटेगरी में, वहां पे बीजेपी ने इसमें इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड कर दिया। 2019 के इस अमेंडमेंट के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को कुछ एडिशनल पावर्स मिल जाती हैं और अब उस एक्ट के हिसाब से वो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए। यानी एनआईए सिर्फ सस्पिशन के बेस पे किसी को टेररिस्ट लेबल कर सकती है और उसे अंदर कर सकती है, इसमें किसी प्रोसेस या ट्रायल की जरूरत नहीं है।
अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के टाइम पे यूएपीए को कैसे यूज किया जाता था। कांग्रेस के 5 सालों में 2009 से 2014 के बीच में एनआईए ने कुल मिला के 69 यूएपीए केसेस को रजिस्टर किया, यानी ऑन एन एवरेज एक साल में 13 केसेस। क्योंकि इस एक्ट के हिसाब से 2008-9 के बाद काम होना शुरू हुआ, इसलिए कांग्रेस के नंबर सिर्फ 5 साल के हैं। वहीं बीजेपी का डेटा 8 साल का है, 2014 से 2022। टोटल केसेस रजिस्टर्ड 288, यानी ऑन एन एवरेज एक साल में 34 केसेस। अब आप आजकल ये सुनते होंगे सोशल मीडिया में कि किसी को टेररिस्ट बोल के अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया, डिटेन कर दिया। वो बेसिकली यूएपीए या फिर सेडिशन चार्जेस के हिसाब से होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम दूसरा एक्ट जो रिव्यू करेंगे वो है सेडिशन चार्जेस। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेडिशन चार्जेस की पनिशमेंट डिसाइड करता है, और ये एक्ट 1860 से एप्लीकेबल है इंडिया में, यानी ब्रिटिश राज का एक्ट है, 150 साल पुराना। सेडिशन चार्जेस का मतलब होता है कि आपके किसी एक्ट, वर्ड या साइन लैंग्वेज से कोई हेट्रेड नहीं फैलनी चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी भंग नहीं होनी चाहिए। गांधी जी को भी इस एक्ट की वजह से ट्रायल फेस करना पड़ा था 1992 में, जहां पे उन्होंने 3 आर्टिकल्स लिख दिए थे यंग इंडिया में। और देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि जितना जल्दी हो सकता है इस एक्ट से हमें छुटकारा पा लेना चाहिए। Is it time to scrap the centuries-old colonial sedition law? Those are not my words, but the words of the Supreme Court Chief Justice today. A British-era law that was used to incarcerate India's freedom fighters. सेडिशन चार्जेस का जो कंपैरेटिव डेटा हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये हमने आर्टिकल 14 की वेबसाइट से लिया है, और ये डेटा 11 साल का है, जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2020 तक। और आर्टिकल 14 आज की डेट में सबसे ऑथेंटिक सोर्स है इन नंबर्स को रिपोर्ट करने के लिए। मैंने अपने एक और वीडियो में सेडिशन चार्जेस के बारे में बात की थी, हिस्ट्री ऑफ मीडिया अटैक्स, लेकिन आज इसमें मैं कुछ एडिशनल फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। कुल मिला के इन 11 सालों में 11,000 लोगों के ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए। कांग्रेस में 2014 तक आप देख सकते हैं केसेस फाइल्ड 279, जितने इंडिविजुअल चार्ज हुए वो 3762, यानी एवरेज केसेस पर ईयर 62। कांग्रेस के टोटल केसेस का 39% सिर्फ 2 कैटेगरी से आता है। 2008 में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट जो तमिलनाडु में हुआ था, और उसके अलावा नक्सलिज्म। कांग्रेस के नंबर 4.5 साल के थे और बीजेपी के 6.5 साल के हैं। आप देख सकते हैं 2014 से 2020 के बीच में टोटल केसेस फाइल्ड 519, इंडिविजुअल चार्ज 7136, यानी एवरेज केसेस पर ईयर 79.8। बीजेपी के टोटल केसेस का 50% सिर्फ 3 कैटेगरी से आता है, जैसे सीएए प्रोटेस्ट, या फिर पुलवामा के इंसिडेंट के बाद लोगों ने ऐसे नारे लगा दिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, या फिर यूपी में होने वाला हाथरस गैंग रेप का इंसिडेंट। ये 11 सालों में होने वाले टोटल 816 केस जो कुल मिलाकर 11,000 इंडिविजुअल्स के लिए थे, इसका 60% सिर्फ 2014 के बाद ही आया। दोनों सरकारों के टाइम पे जितने भी लोगों के ऊपर एक्शन हुआ, उसमें एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों सरकारों ने जब कोई एक्ट पास किया या फिर कोई रिफॉर्म लेके आए, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद ये एक्शन देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मदन लोकर, जो आर्टिकल 14 के एडवाइजरी बोर्ड में है, उनका ये कहना है कि इन एक्ट्स का सिर्फ मिसयूज ही नहीं हो रहा, इनका अब्यूज हो रहा है। सो अगर इसका कंपैरिजन करना है तो आपने देखा, चाहे यूएपीए हो या फिर सेडिशन चार्जेस हो, दोनों ही कैटेगरीज में बीजेपी के नंबर ज्यादा थे। तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं, या तो कांग्रेस के टाइम पे ये सारे एक्ट्स ढंग से यूज नहीं हो रहे थे और बीजेपी के टाइम पे ढंग से यूज होने लग पड़े, या तो कांग्रेस के टाइम पे यूज हो रहे थे और बीजेपी के टाइम पे मिसयूज हो रहे थे। लेकिन ये कंपैरिजन करने के लिए आपको एक और फैक्टर देखना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी। और जैसा हमने नेशनल सिक्योरिटी के वीडियो में डिस्कस किया था, चारों कैटेगरीज में बॉर्डर पे जितने भी टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं या फिर हिंटरलैंड में हुए हैं, उसमें बीजेपी के नंबर बेटर थे इन कंपैरिजन टू कांग्रेस। सो अगर कांग्रेस के टेन्योर में जितने लोग यूएपीए या फिर सेडिशन चार्जेस लगा के अंदर गए उसके नंबर कम थे, तो नेशनल सिक्योरिटी में जितने बॉर्डर पे अटैक्स हुए उसके नंबर ज्यादा थे और बीजेपी के कम थे। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का मिडल वे, कि बीजेपी के टाइम में इनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिसयूज दोनों ही पार्टी ने किया है। क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जितने भी केसेस इन 2 एक्ट के अंदर फाइल हुए हैं, उसका कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.2% है, यानी 3% से भी कम। 2021 में तकरीबन 100 फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, यानी सीसीजी, और उन्होंने ये कहा था कि यूएपीए में बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से इतनी सारी सरकारों ने इस एक्ट में जो इतने सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, उसकी वजह से इसमें बहुत अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं और इसका मिसयूज हो रहा है। और उन्होंने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा था
कि यूएपीए में जितने भी केसेस फाइल हो रहे हैं उसके ज्यादातर केसेस सिर्फ डर फैलाने के लिए हैं। कांग्रेस के फॉर्मर सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने भी ये कहा था कि ये एक्ट्स बहुत पुराने हैं, अंग्रेजों के टाइम से चल रहे हैं और इनको स्क्रैप करने की जरूरत है क्योंकि इनसे पावर का मिसयूज हो रहा है। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अपने टाइम में स्क्रैप क्यों नहीं किया। सो हमने अभी तक इस वीडियो में 2 कैटेगरीज को डिस्कस किया है। हमने कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के नंबर देखे हैं और हमने रैशनल और लॉजिकल तरीके से देखने की कोशिश की है कि चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर ये लॉज हो, इनका किस तरीके से यूज हुआ था या मिसयूज हुआ था कांग्रेस के टाइम पे वर्सेस बीजेपी। यहां से हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में, जिसमें हम दोनों सरकारों की मीडिया मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डेमोक्रेसी कब ज्यादा खतरे में थी। 2008 में कांग्रेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आती है सेक्शन 66A में, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर कोई ऑफेंसिव मटेरियल भेजेगा तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। यानी सरकार को जहां जहां लगेगा कि ऑफेंसिव मटेरियल है, लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। इस एक्ट के हिसाब से 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और ये कहा था कि इसमें जो एक्सप्रेशंस का यूज हुआ है जैसे कि ऑफेंसिव मटेरियल, ये अनडिफाइंड है और सब्जेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसिव वेग थी और ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोविजन है उसके अगेंस्ट था। Here's what the Supreme Court has said. They've said that it's unconstitutional. The government assurance that the section will not be misused cannot be a valid ground. Governments may come and governments may go. We cannot act on an assurance by the government of the day. पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को वेलकम करते हैं क्योंकि ये एक्ट पुअरली ड्राफ्टेड है और वल्नरेबल है। लेकिन पी चिदम्बरम तो लॉयर है और कांग्रेस के पास और भी बहुत सीनियर लॉयर्स हैं जैसे कपिल सिब्बल, तो उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद ही ऐसा क्यों लगा कि ये एक्ट पुअरली ड्राफ्टेड था। ये एक्ट तो पिछले 7-8 साल से कांग्रेस मैनेज कर रही थी। इस एक्ट का टाइमिंग जानना भी जरूरी है। ये 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब सोशल मीडिया ग्रो कर रहा था, यानी ट्विटर और फेसबुक उस टाइम अपने ग्रोइंग फेज में था। लेकिन उस वक्त इस पे ज्यादा शोर नहीं हुआ क्योंकि सोशल मीडिया इतने लार्ज स्केल पे काम नहीं करता था और इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी बाहर नहीं आती थी जैसे आजकल आती है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अब इस एक्ट के पास होने के बाद कई सारे वेग रीजंस की वजह से लोगों के ऊपर एक्शन होना स्टार्ट हुए। फॉर एग्जांपल, एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, इनको 2011 में अरेस्ट किया गया था जब एंटी करप्शन मूवमेंट चल रही थी अन्ना हजारे की। इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कुछ कार्टून बनाया था करप्शन को लेकर। इसके अलावा भी कई सारी स्टेट्स में इस एक्ट को यूज करके लोगों के ऊपर एक्शन हुए। उसके बाद 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये ऑर्डर दिए कि आप 300 वेब पेजेस को ब्लॉक करें, जिसमें फेसबुक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट्स थे और यूट्यूब के भी अकाउंट्स थे। इसमें जितने लोगों के ऊपर एक्शन हुआ उसमें ज्यादातर लोग बीजेपी से एफिलिएटेड थे, या तो ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों के अकाउंट्स थे या फिर आरएसएस के लोगों के अकाउंट्स थे। इस केस में 4 डायरेक्टिव्स दिए गए इतने सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए, जिसमें इन सब अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। ये ट्विटर ब्लॉकिंग का जो केस है ये बीजेपी के टाइम में भी हुआ था। अब आप सोचेंगे एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया था 2015 में, तो फिर बीजेपी ने कैसे किया। सो जैसे 2008 में कांग्रेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आती है, वैसे बीजेपी 2021 में नए आईटी रूल्स लेके आती है जिसका नाम था इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये नए रूल्स या फिर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होते थे डिजिटल मीडिया कंपनीज के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर ओटीटी कंटेंट पे। इन रूल्स के हिसाब से 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी ने ट्विटर को ये डायरेक्शन दी है कि वो 500 ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा था कि हमने एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि ट्विटर इंडिया के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा। फिर इसके बाद ट्विटर के जैक डॉर्सी और सरकार के बीच में काफी टाइम तक डिस्प्यूट चलते रहे। बीजेपी जो 2021 में रूल्स लेके आई थी इसका भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ और ये बोला गया कि आर्बिट्रेरी है और यूनिलैटरल है, यानी सब्जेक्टिव है और वन साइडेड है। सो आप देख ही सकते हैं कि सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए दोनों ही सरकारों ने अपने अपने टाइम में कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए। अब हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि ये रूल्स खराब थे या सही थे, होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों सरकारों ने रूल्स इंट्रोड्यूस किए। जब मीडिया मैनेजमेंट की बात होती है तो एक और फैक्टर है यहाँ पे डिस्कस करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल आप सुनते होंगे बीजेपी को लेके बोला जाता है कि जर्नलिस्ट को खरीद कर रखा है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो क्या छापें क्या ना छापें,
जिसकी वजह से उनकी नौकरियां भी खतरे में आती हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है। यहाँ पे इसे कंपेयर करने के लिए हम कांग्रेस का 2005 का इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। ये केस है एनडीटीवी का और इसे बताते हैं एनडीटीवी के एक्स जर्नलिस्ट समरेंद्र सिंह, और ये ऑप इंडिया की वेबसाइट पे मेंशन्ड है। वो बताते हैं कि 2005 में एनडीटीवी एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा था मनमोहन सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने खराब परफॉर्म किया, और ये 9 बजे की बुलेटिन में इसको दिखाया गया था। जैसे ये प्रोग्राम एयर होता है, समरेंद्र सिंह को ये बोला जाता है कि आप खराब परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की लिस्ट को ड्रॉप कर दें। इसके ऊपर काफी सारी चर्चा होती है और इवेंचुअली एनडीटीवी को ये लिस्ट ड्रॉप करनी पड़ती है। कुछ साल के बाद मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बरू एक बुक लिखते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उसमें वो सेम इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड के पब्लिश होने के बाद एनडीटीवी के ओनर प्रणय रॉय को मनमोहन सिंह का कॉल आता है और उन्हें काफी डांट पड़ती है। इवेंचुअली ये रिपोर्ट कार्ड तो दिखाया गया, लेकिन सिर्फ गुड मिनिस्टर्स के लिए दिखाया गया। संजय बरू ये भी लिखते हैं कि या तो प्रणय रॉय ने सरेंडर कर दिया या उन्होंने सरकार की बटरिंग करी, लेकिन किसी भी एंगल से इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो नहीं थी। एंड माइंड यू, हम यहाँ पे एनडीटीवी की बात कर रहे हैं, जिसको पिछले कई सालों से देखा जाता था कि वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का फेस है, ये था। ये किस्सा 2005 का है और इस तरह के और भी किस्से होते होंगे। अब आप सोचिए अगर सेम इंसिडेंट आज के टाइम पे होगा तो इस पे कितना शोर मचेगा। और आज तो लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर उनको ऐसे प्रेशराइज किया जाएगा तो वो अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे अपना कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन 2005 में यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की ऑप्शन नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के किस्से पहले भी देखने को मिलते थे, आज भी देखने को मिलते हैं। फर्क सिर्फ इंफॉर्मेशन का है। सो अगर कोई भी इंसान आपको वन साइडेड इंफॉर्मेशन बता रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव अपनी आइडियोलॉजीज आपके ऊपर थोपने का है। सो हमने इस वीडियो में कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा थोड़ा सा। हमने सीबीआई, ईडी, लॉज, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म या मीडिया की बात की है। अब आप अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किस पार्टी ने कैसा काम किया था और डेमोक्रेसी कब ज्यादा खतरे में थी। लोग आजकल जब इसके बारे में बात करते हैं या यूट्यूब पे अपना कंटेंट बनाते हैं, सो वो किसी भी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं जीरो के साथ, यानी आइडियल वर्ल्ड के साथ। वो आपको बताते हैं कि देखिए आजकल 70-80% चल रहा है, या फिर 20 साल पहले 70-80% चलता था, लेकिन जीरो तो ये है। हाँ, ये जरूर है कि हमें एक बेटर वर्ल्ड के लिए एस्पायर करना चाहिए, लेकिन राजनीति की दुनिया अलग होती है। वो आपकी और हमारे जैसे लाइफस्टाइल नहीं होती, और राजनीति में कुछ भी आइडियल वर्ल्ड नहीं होता और आप उसे आइडियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो आपको ये देखने की जरूरत है कि कोई भी पार्टी हो, कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे गेम सिर्फ इतनी है कि 20% कौन कर रहा है, 80% कौन कर रहा है। 0% ज्यादा आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपने कांग्रेस को देखा, आपने बीजेपी को देखा, कल को कोई और पार्टी भी सेंटर में आती है, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वो एक आइडियल वर्ल्ड लेके आ जाएंगे। सो सेंटर में चाहे कोई भी सरकार हो, डेमोक्रेसी उससे खतरे में आए या ना आए, लेकिन आपकी और हमारी सोच से जरूर आ सकती है। अगर आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को दांव पे लगा दिया या आपने अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सरेंडर कर दिया किसी और के एजेंडा को पूरा करने में, तो डेमोक्रेसी जरूर खतरे में आएगी। आप सोच के देखिए, अगर 140 करोड़ लोग इंडिपेंडेंटली नहीं सोच पा रहे, रैशनली नहीं सोच पा रहे, क्योंकि उनके दिमाग में फीडिंग कर दी गई है वन साइडेड इंफॉर्मेशन की और अपने अपने एजेंडा की, तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? सरकार को तो डेमोक्रेसी पे अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने खुद ही अपने ऊपर अटैक कर दिया। इस वीडियो के साथ हमारी वेब सीरीज डेमोक्रेसी 2024 खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।